चलो भाई, ऑल गुड। दिस इज द पेपर दैट वी विल डू टुडे। कोशिश करेंगे आज टाइम से कंप्लीट करें पूरा का पूरा। लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट आर वी डूइंग इन द फर्स्ट क्वेश्चन? पहले क्वेश्चन में आपसे वो कह रहे हैं द डायग्राम शोज द लेवल ऑफ लिक्विड इन अ मेजरिंग सिलेंडर, द स्केल इज मार्क्ड इन cm क्यूब। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड? दैट इज सच अ सिंपल क्वेश्चन। आप आइए और अपना लोअर मेनिस्कस देख लीजिए। बस गलती ये नहीं करनी, ये अपर मेनिस्कस आपने रीड नहीं करना, आपने लोअर मेनिस्कस इसको रीड करना है। तो आपने यहाँ से इसको, इस लाइन को रीड करना है। दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू रीड। अब ये रीडिंग क्या है? अगर ये 20 है और ये 30 है तो इसका मतलब ये वही 21, 22, 23, 24। तो 24 cm क्यूब आपका जवाब होना चाहिए। ठीक, कोई डाउट? सिंपल सा है। चलते हैं आगे। उसके बाद वो कह रहे हैं द डायग्राम शोज डिस्टेंस टाइम ग्राफ। कार इज ट्रेवलिंग along a straight road up the hill. Which quantity is constant and greater than 0? ओके, देखो गाड़ी जो है ना वो ऐसे ट्रेवल कर रही है, रोड पे जा रही है अप हिल। गाड़ी ऐसे ट्रेवल कर रही है, ठीक है। अच्छा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से ये पता चल रहा है कि गाड़ी की स्पीड कांस्टेंट है, क्योंकि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट कांस्टेंट है, तो मुझे ये पता है कि गाड़ी की स्पीड कांस्टेंट है। अब क्योंकि गाड़ी अपवर्ड्स जा रही है तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो कांस्टेंट नहीं होगी, वो तो इंक्रीज कर रही है, राइट। गाड़ी की स्पीड कांस्टेंट है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी डेफिनेटली कांस्टेंट होगी, राइट, क्योंकि डिस्टेंस टाइम ग्राफ से स्पीड कांस्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट जाहिर सी बात है, जब डिस्टेंस चेंज हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी चेंज होगी, तो वो तो कांस्टेंट नहीं होगी, वो भी इंक्रीज हो रही है। एक्सेलरेशन गाड़ी की जीरो है, एक्सेलरेशन गाड़ी की जीरो है। उन्होंने कहा कि ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, तो एक्सेलरेशन है तो कांस्टेंट, क्योंकि स्पीड चेंज नहीं हो रही, लेकिन जीरो है। जब स्पीड कांस्टेंट होती है, एक्सेलरेशन जीरो होती है, तो आपका आंसर इसलिए फिर डी होगा। ठीक है। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ and a speed time graph show the motion of an object. How are the speed and acceleration determined? तो आप ये बताइए कि स्पीड को कैसे डिटरमिन किया जाता है। हमें पता है कि वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के ग्रेडियंट से डिटरमिन होती है। तो हम देखेंगे, वी आर गोइंग टू लुक फॉर डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड वी आर गोइंग टू लुक फॉर ग्रेडियंट। तो एक तो ये वाली बात सही लिखी हुई और ये वाली बात सही लिखी हुई, ये दोनों बातें गलत लिखी हुई हैं। उसके बाद कह रहे हैं एक्सेलरेशन कैसे डिटरमिन होती है। उसके लिए हमें पता है कि स्पीड टाइम ग्राफ का आपको ग्रेडियंट निकालना होता है। तो ग्रेडियंट का लफ्ज ढूंढना है और स्पीड टाइम ग्राफ ढूंढना है। एक यहाँ पे सही लिखा हुआ है, एक यहाँ पे सही लिखा हुआ है, ये और ये गलत लिखा हुआ है। तो दोनों जो लाइनें सही हैं वो डी में सही, तो डी आपका ऑप्शन हो गया। ये तो याद करने वाली सिंपल सिंपल चीजें हैं। ओके, अ स्टूडेंट फाइंड्स a student finds that the mass of a rock is 65. She pours 30 cm cube of water into a measuring cylinder. She then places the rock in the water so that the water covers the rock completely. The water level rises to 55. What is the density of the rock? देखो डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, तो डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। रॉक का मास है 65, रॉक का वॉल्यूम जो है वो 55 -30 होना चाहिए, क्योंकि 30 cm क्यूब वाटर में आपने रॉक को डाला तो उसका लेवल राइज कर गया 55 तक, तो इन दोनों को माइनस करके आपके पास डेंसिटी आ जाएगी। अब इन दोनों चीज़ों को जब आप कैलकुलेट करते हैं तो 65, तो आपके पास ग्राम पर cm क्यूब में जवाब आता है 2.6 ग्राम पर cm क्यूब। तो 2.6 आपका आंसर डी हो गया। फिर वो आपसे कह रहे हैं कि अ स्मॉल सबमरीन ऑफ मास 1000 sinks in water with a constant speed of 2, so नीचे गिर रही है। What is the resultant force as it sinks? देखो बेटा, यहाँ पे कैलकुलेशन की जरूरत नहीं करनी पड़ेगी। जब स्पीड किसी चीज पे कांस्टेंट होती है तो उसकी एक्सेलरेशन जीरो होती है, और हमें पता है कि फॉर्मूला है रिजल्टेंट फोर्स इक्वल्स एम ए। तो जब एक्सेलरेशन जीरो है तो फिर ये भी जीरो होना चाहिए। तो जवाब हो गया ए, विदाउट एनी वर्किंग। आपने सिंपली न्यूटन्स फर्स्ट लॉ यहाँ पे अप्लाई कर दिया। जिस ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट होती है और वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा होता है, तो रिजल्टेंट फोर्स नहीं एक्ट कर रही हो। ठीक हो गया।
A student drops from rest a light ball in the air. अब इसमें लाइट का वर्ड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, प्रॉब्ली इस पे एयर रेजिस्टेंस जो है वो अफेक्ट करेगा। तो लिख दिया द बॉल एक्सपीरियंसेस एयर रेजिस्टेंस। What happens to the velocity and what happens to the acceleration of the ball during the first few seconds after release? देखो बेटा, अगर आप इस पूरी सिचुएशन के स्पीड टाइम ग्राफ से familiar हो तो you know what the speed time graph of this situation looks like. It looks like this. And then eventually अब जब आप बात कर रहे हैं फर्स्ट फ्यू सेकंड्स की, तो वो कह रहे हैं कि बेटा इतना जो शुरू वाला टाइम है ना, इसमें क्या हो रहा है। तो आप देखो लाइन का ग्रेडियंट, स्पीड को क्या हो रहा है, स्पीड तो बढ़ रही है, स्पीड तो इंक्रीज ही होगी, लेकिन एक्सेलरेशन होता है इस ग्राफ का ग्रेडियंट। देखो स्पीड तो बढ़ रही है लेकिन एक्सेलरेशन होता है इसका ग्रेडियंट। इस लाइन का स्लोप आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है, तो स्लोप कम हो रहा है तो एक्सेलरेशन होगी डिक्रीज। तो आपका ऑप्शन निकला सी। The stopping distance of a car traveling at a certain speed is measured in 4 different situations. On a dry road with new tires, so this is like the best possible scenario. On a dry road with old tires, on a wet road with new tires, on a wet road with old tires. ये आपका best case scenario है। यहाँ पे आपके पास most friction है, you can say. टायर भी अच्छे हैं, टायर की ग्रिप भी अच्छी है, रोड की ग्रिप भी अच्छी है, और यहाँ पे लीस्ट फ्रिक्शन होगी क्योंकि टायर भी वॉर्न आउट है, टायर भी वॉर्न आउट है, और दोनों मसले आपके वो यहाँ पे। विच टू रिजल्ट्स आर पॉसिबल मेजरमेंट्स ऑन द ड्राई रोड विद ओल्ड वॉर्न आउट टायर्स। तो सबसे पहले तो देखो ना, बेस्ट केस सिनेरियो, इसमें आपके पास जो स्टॉपिंग डिस्टेंस होगा वो सबसे कम होगा, लीस्ट स्टॉपिंग डिस्टेंस होना चाहिए यहाँ पे, और यहाँ पे मोस्ट स्टॉपिंग डिस्टेंस होना चाहिए। जब आपकी फ्रिक्शन सबसे कम है तो स्टॉपिंग डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो WXYZ में से जो वर्स्ट वाला सिचुएशन है, स्टॉपिंग डिस्टेंस सॉरी जिसमें सबसे कम आ रहा है, वो है W। ठीक है, तो ये वाला केस तो W को हमने दे दिया। और वेट रोड विद ओल्ड टायर्स यानी कि जो सबसे वर्स्ट सिनेरियो है उसके अंदर, वो उसके अंदर स्टॉपिंग डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा 40 वाला, तो Z हमने इसको दे दिया। अब बचता है ये वाला, इसके अंदर आपका X और Y दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। तो हमें यहाँ पे ये चूज कर लेना कि कोई सा भी एक्स और वाई का हो सकता है, क्योंकि इसमें इसमें एक चीज अच्छी है, दूसरी चीज बुरी है, इसमें एक चीज अच्छी है, इसमें एक चीज बुरी है, तो उसकी बेसिस पे एक्स और वाई होना चाहिए। 7 का बी आंसर है। 1 मिनट पॉज करो, बेल बज रही, में देख के आता हूँ। चलो यार कंटिन्यू करें। तो ये समझ में आ गया, 7B थोड़ा सा ट्रिकी था, आई वुड से कि ये एक वाहिद क्वेश्चन है जो थोड़ा सा अभी तक किसी लेवल का है। प्रॉपर कॉन्सेप्ट आपको लगाने पड़े यहाँ पे, ठीक है। चलें। A spring has a length of 9 when loaded with 200 gram mass. The 200 gram mass is now replaced with 100 gram mass. What is the new length of the spring? भाई सीधी सी बात है, आपका ग्राफ पहले देख लो, ग्राफ एक्सटेंशन के दिए हुए, आपने आंसर 1 नहीं चूज करना। हाँ, आपकी जो एक्सटेंशन थी पहले थी 200 के मास पे 2 सेंटीमीटर की एक्सटेंशन थी। इस समय पता लग गया कि हमारे स्प्रिंग का जो एक्चुअल लेंथ है, हमारे स्प्रिंग की जो ओरिजिनल लेंथ है वो होगी एक्चुअली 9 - 2। एक्चुअली हमारा जो स्प्रिंग है वो रियल विदाउट एनी लोड 7 सेंटीमीटर का होता है, अनस्ट्रेच लेंथ उसकी। अब जब उस पर 100 का लोड लगाते हैं तो उस पर 1 सेंटीमीटर की एक्सटेंशन आती है, यानी कि 7 में आप 1 सेंटीमीटर ऐड कर दो तो आपके पास 8 सेंटीमीटर की उसकी नियर लेंथ आनी चाहिए।
तो आपका 8 का बी बनता है, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया। फिर अब ये कह रहे हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऑर्बिट्स द अर्थ। ऑर्बिट का मतलब होता है टू गो अराउंड द अर्थ। एंड व्हाई डज इट ऑर्बिट? इट ऑर्बिट्स ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी की डायरेक्शन क्या होती है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ ऑल द टाइम। शो विच एरो शोज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स when it is at point x? So as I told you, force is always towards the center whenever you are in circular motion। ग्रेविटी की फोर्स वैसे भी अट्रैक्ट करती है, तो ए आंसर आना चाहिए यहाँ पे, सिंपल सिंपल 9 का ए हो गया। ठीक है, अगर आपसे वेलोसिटी की डायरेक्शन पूछते तो वो सी होता। अगर आपसे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन पूछते तो वो भी ए ही होता, बिकॉज फोर्स और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में होते हैं। रिजल्टेंट फोर्स और एक्सेलरेशन विच एक्सप्रेशन इक्वल्स टू इम्पल्स। इम्पल्स होती है जी फोर्स इनटू टाइम। वैसे तो फोर्स इनटू टाइम होता है, डेल्टा टी लिख देता हूँ, जितनी देर के लिए फोर्स लग रही होती है, टाइम इंटरवल इनटू फोर्स आपका। लेकिन यहाँ पे तो नहीं लिखा हुआ, इसमें से कोई ऑप्शन में दे ही नहीं रहा। लेकिन हमें ये पता है कि इम्पल्स जो है वो चेंज ऑफ मोमेंटम के भी तो बराबर होता है। आपको ये भी तो पता है, आपने ये भी तो इक्वेशन पढ़ी हुई कि फोर्स जो है वो चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम होता है। तो अगर आप फोर्स इनटू चेंज ऑफ सॉरी टाइम इंटरवल लिखें तो आपके पास चेंज ऑफ मोमेंटम भी तो आता है। तो ये और ये इक्वल है, तो जरूरी नहीं फोर्स इनटू टाइम यहाँ लिखा हुआ हो। आप ये भी तो कह सकते हैं कि इम्पल्स जो है वो चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होता है। ये आप इक्वेशन बहुत सारे क्वेश्चंस यूज करते हुए सॉल्व भी करते हैं। तो सिंपली चेंज ऑफ मोमेंटम, बी आपका आंसर होना चाहिए 10 का। अच्छा, उसके बाद वो आपसे कह रहे हैं बॉक्स विद मास ऑफ 4 kg इज पुल्ड फ्रॉम रेस्ट along a horizontal floor by a constant force F. A constant frictional force of 1 Newton acts on the box. When the box has traveled 1 meter, its velocity 1.5. Kinetic energy of the box is equal to the work done on the box. What is force F? Okay. पहले इस बॉक्स को यहाँ पे सिनेरियो को ड्रॉ कर लो। ये फ्लोर है, उस पर बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है। इस बॉक्स को आप पुल कर रहे हैं फोर्स F पे, और इस बॉक्स पे 1 न्यूटन की फ्रिक्शन फोर्स लग रही है। बॉक्स मूव किस डायरेक्शन में कर रहा है? इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि भाई देखो, यहाँ पे सिचुएशन ये है, वो कह रहे हैं कि आपने फोर्स एफ हमें निकाल के देनी है। अच्छा, मैं आपको बॉक्स का मास दिया है, बॉक्स का मास बता दिया है 4 kg। उसके अलावा आपको क्या बताया? आफ्टर ट्रेवलिंग 1 मीटर द बॉक्स हैज अ वेलोसिटी ऑफ 1.5 मीटर्स पर सेकेंड। अब आपको जो बताया कि इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने से आप इस चीज़ को वर्क डन से रिलेट कर सकते हैं, बिकॉज वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्टेंस। और ये जो चीज़ है और ये जो मास दिया हुआ है, इससे आप काइनेटिक एनर्जी को रिलेट कर सकते हैं। इन्होंने कहा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन द बॉक्स। तो सबसे पहले तो आप ये निकालो ना कि काइनेटिक एनर्जी कितनी है बॉक्स की। तो बॉक्स की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ एम वी स्क्वायर से अगर मैं निकालता हूँ तो 1/2 इंटू 4 इंटू 1.5 स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई? ठीक है। अब बॉक्स के पास काइनेटिक एनर्जी है 4.5 जूल्स की। लेकिन इस बात को अब आपने रियलाइज करना है कि देखो, बॉक्स के ऊपर सिर्फ और सिर्फ ये वाली फोर्स नहीं वर्क डन कर रही। ये वाली फोर्स अगर कर रही होती, वर्क डन और फ्रिक्शन एग्जिस्ट नहीं करती, तो हम सिंपली जो है वो इसको इक्वेट कर देते, इसको सिंपली इक्वेट कर देते 4.5 को फोर्स इंटू डिस्टेंस है, एफ इंटू डिस्टेंस। डिस्टेंस यहाँ मैं 1 डालता, मेरी फोर्स की वैल्यू 4 क्या कहते हैं 5 आ जाती है, और हमारा काम जो है वो आसानी से खत्म हो जाता है। बट ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि बॉक्स के ऊपर सिर्फ और सिर्फ ये वाली फोर्स नहीं वर्क कर रही, राइट। बॉक्स के ऊपर फ्रिक्शन की वजह से भी वर्क हो रहा है, ठीक है। अब वो जो फ्रिक्शन की वजह से फोर्स होती है वो हीट के अंदर एनर्जी को कन्वर्ट कर रही होती है, यानी कि वो जो फोर्स आपकी, ये जो फोर्स है ये एक तरह से इम्पोर्ट एनर्जी है। ये एनर्जी बॉक्स को देना चाह रही है, ये एनर्जी आपको देना चाह रही है, और ये जो एनर्जी है उसमें से रिमूव कर रही है सिस्टम में से, क्योंकि फ्रिक्शन है ना, फ्रिक्शन तो सिस्टम में से एनर्जी रिमूव करती है। तो अब हम बात करेंगे कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना होगा, वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन कितना होगा बल्कि। अब किसी भी फोर्स का वर्क डन निकालने के लिए आप क्या करते हैं, उस फोर्स की वैल्यू लेते हैं। तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू है 1, और आप डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं। बॉक्स ने डिस्टेंस भी कितना मूव किया है? 1।
तो 1 × 1 किया तो मुझे पता लगा कि फ्रिक्शन ने 1 जूल का वर्क किया। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, अब इसकी मैं पूरी सिनेरियो की अगर मैं एक इक्वेशन बनाता हूँ, वर्ड इक्वेशन, तो मैं इस तरह वर्ड इक्वेशन बनाऊंगा। मैं बोलूंगा यार देखो, वर्क डन बाय फोर्स F शुड बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक। अब आइडियली होना तो ये चाहिए था कि जितना भी वर्क डन किया सारा काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाए, लेकिन सारा का सारा काइनेटिक एनर्जी में क्यों चेंज नहीं हो रहा? क्योंकि कुछ एनर्जी जो है वो आपको ओवरकम, कुछ वर्क डन आपको करना पड़ेगा टू ओवरकम वर्क डन टू ओवरकम, या आप लिख लो अगेंस्ट, जैसे हमने पहले लिखा ओवरकम फ्रिक्शन। तो हमें ये बात समझ में आई कि भाई यहाँ पे हमने लिखना था, यहाँ पे हमें, ये हमें नहीं पता ये वाली चीज, इसको W कह लेते हैं। ये वाली चीज हमें पता है 4.5 है, और ये वाली चीज कितनी है 1, तो हमें पता लग गया W कितना है 5.5 जूल्स। अब हमें वर्क डन पता चल गया कि 5.5 जूल्स है। अब आप मुझे बताओ फाइनली ये जो फोर्स है, अगर इसने 5.5 जूल्स का वर्क डन किया तो वर्क डन का फॉर्मूला दोबारा से वही इस वाली फोर्स पे भी अप्लाई कर लो। वर्क डन बाय F इज इक्वल टू सिंपली फोर्स इनटू डिस्टेंस ना। वर्क डन हुआ है 5.5 जूल्स का, फोर्स की वैल्यू आपको पता नहीं है, डिस्टेंस जो है वो 1 मीटर का मूव हुआ था, तो 5.5 डिवाइडेड बाय 1 किया तो वही 5.5 न्यूटन की फोर्स आ गई मेरे पास, और ये मेरे पास D है। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसके अंदर वर्किंग आपको शायद ओवर कॉम्प्लिकेटेड लगे, बट इट्स एक्चुअली, you should actually start the working by making this word equation in any question that relates to energy transformation, और इसके अंदर कैलकुलेशन इन्वॉल्व हो तो वर्ड इक्वेशन बनानी चाहिए। ये इनपुट है और ये दो उसके आउटपुट है, एक हमारा यूजफुल आउटपुट है और ये एक तरह से हमारा वेस्टेड आउटपुट है, जो कि फ्रिक्शन की वजह से, तो फ्रिक्शन का आपको यहाँ पे ऐसा फायदा नहीं हो रहा ना, तो वेस्टेड आउटपुट है। तो इस फोर्स ने 5.5 जूल्स का वर्क किया, जिसमें से कुछ तो एनर्जी 4.5 जूल्स तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, बाकी का 1 जूल जो है वो फिर फ्रिक्शन को ओवरकम करने में वेस्ट हो गया। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। 12, द डायग्राम shows a curved tech, a ball is released from the position shown, at which point is the gravitational potential energy maximum। बेटा जब सारी की सारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, मैक्सिमम कब होगी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब होगी? जब उसकी हाइट मैक्सिमम होगी, तो वो तो सिंपली ए है, हाईएस्ट पॉइंट आपने चूज कर लेना बस, और कुछ भी नहीं। मिनिमम कहाँ पे होगी? सी पे होगी। हाउ डज एन ऑयल फायर्ड पावर स्टेशन डिफर फ्रॉम अ न्यूक्लियर पावर स्टेशन? तो दोनों का आपने बताना है क्या चीज? डिफरेंस बताना है। तो अगर आपने डिफरेंस बताना है बेटा, तो कैसे, क्या डिफरेंस होगा? गैस emitted by hot fuel or emitted into the atmosphere? स्टीम इज प्रोड्यूस्ड, ये तो सिमिलैरिटी है, ये तो सिमिलैरिटी है, ये भी सिमिलैरिटी है, दोनों में स्टीम और टरबाइन वगैरह होता है, ये भी सिमिलैरिटी है, तो यही डिफरेंस है। न्यूक्लियर पावर स्टेशन में कोई गैस नहीं होती, राइट? नो गैस एमिटेड। उसमें ज़ाहिर सी बात है फ्यूल को बर्न करते हैं तो फिर गैसेस एमिट होती हैं, तो ए इज द डिफरेंस। इलेक्ट्रिक मोटर इज यूज टू लिफ्ट अ लोड एट कांस्टेंट स्पीड, द वर्ड कांस्टेंट हियर इज इंपॉर्टेंट, राइट? इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो मोटर पावर सप्लाई से कनेक्टेड है, उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलेगी, वो कन्वर्ट होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द लोड के अंदर। मूविंग लोड ऑल्सो हैज स्टोर्ड काइनेटिक एनर्जी, बट दिस काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट, इट्स नॉट इंक्रीजिंग। ठीक है, ये तो ऑब्वियसली इंक्रीज कर रही है। Which expression is used to calculate the efficiency of the motor when the load is being lifted at a constant rate? तो बेटा वही बात है कि काइनेटिक एनर्जी का यहाँ पे ऐसा रोल नहीं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी को आप इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, इंक्रीज आप कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ जीपीई को। तो टॉप पे आना चाहिए आपका यूजफुल आउटपुट, जो कि जीपीई है। ठीक है, फिर नीचे आना चाहिए आपका इनपुट, इनपुट जो है वो आपका ये तो नहीं है, इनपुट तो है आपका जो पावर सप्लाइड बाय द मोटर है ना, ये पावर सप्लाइड टू द मोटर है, जो कि पावर इंटू टाइम से आप निकाल सकते हैं, या करंट इंटू वोल्टेज इंटू टाइम से निकाल सकते हैं, तो ये, तो आपका ऑप्शन बी बनना चाहिए। यह था हमारा क्वेश्चन नंबर 14, 14 का बी है। चलते रहते हैं जी। अ बैटरी डिलीवर्स 3000 joules of energy to a small 2 watt motor before the battery stops working.
हाउ लॉन्ग वॉज द मोटर स्विच्ड ऑन फॉर, सो हमें टाइम निकालना है। बेटा ये सवाल इस इक्वेशन से हो जाएगा। एनर्जी इज पावर इनटू टाइम, सो एनर्जी अपॉन पावर इज टाइम, राइट। मेक श्योर कि अगर ऊपर जूल्स हैं तो नीचे वॉट्स हों, सेकंड्स में हैं। आप आंसर निकाल रहे हैं, ये आपको आंसर आएगा सेकंड्स में, राइट। ये 1500 सेकंड्स आ रहे हैं। यू शुड नो कि जूल्स और वॉट्स का रिलेशनशिप सेकंड्स के थ्रू है, यानी कि 1 वॉट इज जूल पर सेकंड। तो अब आपने इसको कन्वर्ट करना है मिनट्स में, तो इसको 60 से डिवाइड करें। अब क्या जवाब है? 25। तो हमारा आंसर होना चाहिए डी। A man finds it difficult to hammer a wooden post into the ground. How could he make the post go more easily? Make the bottom of the post pointed. ये बात तो सही लग रही है। Make the top, इसका तो कोई फायदा नहीं है। इसका भी ऐसा कोई फायदा नहीं है, इसका तो उल्टा नुकसान होगा। यही है। मैं तो आई एम सॉरी, ये वाला चूज करना। आई एम नॉट श्योर व्हाट चैप्टर दिस इज फ्रॉम। ये कौन से चैप्टर से सवाल है? प्रेशर। प्रेशर से सवाल, राइट। यही सोच रहा हूँ कौन से चैप्टर में से सवाल आ गया। खैर, कॉमन सेंस से किया मैंने, तो बाद में सोचा कि ये तो प्रेशर से क्वेश्चन है। एरिया छोटा होगा तो प्रेशर सेम फोर्स पे। देखो एक बंदा है वो मैक्सिमम फोर्स लगा सकता है, उससे ज्यादा फोर्स उसके अंदर जान नहीं। लेकिन प्रेशर वो इंक्रीज कर सकता है, जितना प्रेशर लगेगा वुडन पोस्ट उतना ज्यादा ग्राउंड के अंदर इजीली जाएगा। तो यू नीड टू हैव अ पॉइंटेड पोस्ट विद लेस सरफेस एरिया, राइट। ओके। ओके बाद 17 कर रहे हैं। विच डायग्राम shows the name of the changes of state correspond to the directions and the arrows। तो भाई देख लेते हैं, गलतियां निकालते रहते हैं। ये गलत है, उल्टा किया हुआ है। ये सही किया हुआ है, ये सही किया हुआ है। ये उल्टा किया हुआ है, ये उल्टा किया हुआ है, छोड़ दो। ये सही किया हुआ है, ये सही किया हुआ है, ये सही किया हुआ है, ये सही किया हुआ है। ठीक है भाई। ओके। सील्ड कंटेनर कंटेनिंग अ गैस इज लेफ्ट इन डायरेक्ट सनलाइट। तो डायरेक्ट सनलाइट में रखने से क्या होगा, उसको एनर्जी मिलेगी। इवेंचुअली द सिलेंडर एक्सप्लोड्स। हाउ इज दिस एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर ऑफ पार्टिकल्स? बेटा प्रेशर बढ़ जाता है, पार्टिकल्स बिगर नहीं होते। हाँ, गलत बात, बात ही खत्म। यहाँ पे आपने खत्म कर देना। पार्टिकल्स गेन काइनेटिक एनर्जी, लूज नहीं करते, गेन करते हैं। एंड देन दे हिट द सिलेंडर हार्डर एंड मोर ऑफर्स ऑफ प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, इसलिए आंसर सी हो। तो अंदर का प्रेशर जब बाहर के प्रेशर से ज्यादा हो जाएगा तो फिर ग्लास नहीं टूटेगा। अ गैस इज ट्रैप्ड इनसाइड अ सिलेंडर बाय अ मूवेबल पिस्टन, सो पिस्टन इज फ्री टू मूव, रिमेंबर। ये पिस्टन बाहर की तरफ मूव कर रहा है। द लेंथ ऑफ द गैस कॉलम इज 20 सेंटीमीटर एंड द प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर इज पी। ओके। द पिस्टन इज पुल्ड आउट, पिस्टन को खुद आपने बाहर पुल आउट किया है, बाय डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर्स। तो पहले लेंथ ऑफ द गैस सिलेंडर 20 थी, फिर इसको 50 कर दिया, यानी कि 30 सेंटीमीटर इसको मूव किए, so that the length of the column is now 50। the temperature does not change। what is the new pressure of the gas? देखो बेटा, ये सवाल है जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो आपका जो रिलेशनशिप है वो है प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, सो यू फाइंड द आंसर यूजिंग दिस फॉर्मूला। अब आपको इस बात को रियलाइज करना है कि देखो वॉल्यूम जो होता है ना, वॉल्यूम होता है एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ द कॉलम। अब ये तो रह रहा है कांस्टेंट, तो एक तरह से वॉल्यूम और लेंथ प्रोपोर्शनली हो गए। तो इसका मतलब है इस फॉर्मूला के अंदर आप लिटरली लिटरली पी की जगह लेंथ भी लिख सकते हैं, क्योंकि एरिया आपका कांस्टेंट है। तो P1 L1 इज इक्वल्स टू P2 L2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका एरिया कांस्टेंट है। एरिया जो क्रॉस सेक्शन एरिया वो चेंज नहीं हो रहा, तो इसलिए आप इस तरह भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। सो नाउ व्हाट आई वुड डू इज आई वुड प्लग इन माई वैल्यूज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। इनिशियल प्रेशर P1 की जगह मैं स्मॉल p लिख देता हूँ जैसे उन्होंने दिया, और जो लेंथ है वो है 20। फाइनली जो हमारे पास लेंथ है वो हमें 50 डालनी है, राइट। और प्रेशर जो P2 है वो मैंने सब्जेक्ट बना के मुझे पता लगाना है कि वो क्या है।
L2 जो है वो हो जाएगा 50। तो 2/5 P इज इक्वल्स टू P2। तो न्यू प्रेशर 2/5 P है। 2/5 का मतलब क्या होता है? 0.4। तो दैट शुड बी ए। 19 का ए आना चाहिए, बिल्कुल ए। ठीक है जी, चलते रहते हैं आगे। Pot X and pot Y are both in a cool room. Pot X contains hot water below its boiling point. Pot Y is identical to pot X but contains water that is kept boiling by a hot plate underneath. So it is at 100 degrees Celsius. दूसरा वाला 100 डिग्री सेल्सियस पे नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि इसके अंदर जो है वो पानी बॉयल होता रहेगा। इसके अंदर एसेंशियली पानी बॉयल हो रहा है, इसके अंदर से पानी इवापोरेट हो सकता है। What happens to the average kinetic energy of the particles in X and to the average kinetic energy of the particles in Y? Y के अंदर एवरेज काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं होता। बॉइलिंग के दौरान जो वो एनर्जी लूज कर रहा है, जो पार्टिकल्स की फॉर्म में एनर्जी लूज कर रहा है, वो नीचे से गेन भी हो रही है क्योंकि हॉट प्लेट भी एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। बॉइलिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, तो डज नॉट चेंज वाली बात आएगी। यहाँ पे मोस्ट एनर्जेटिक, यहाँ पे इवेपोरेशन है। इवेपोरेशन में आपको पता है कि टेम्परेचर ड्रॉप होता है क्योंकि ज़्यादा एनर्जेटिक पार्टिकल्स लीव कर जाते हैं। टेम्परेचर ड्रॉप्स, जब टेम्परेचर ड्रॉप करेगा तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी। सबका आंसर बी होना चाहिए। राइट, 20 का बी है, सही है। 2 मिनट का हम ब्रेक लेते हैं, फिर उसके बाद कंटिन्यू करते हैं इस पेपर को। इंशाल्लाह कोशिश करके आज कंप्लीट करेंगे। मैं यहाँ पे ज़रा पॉज कर रहा हूँ 2 मिनट, चाय शाय पी के फिर कंटिन्यू करते हैं। ऑल राइट, कंटिन्यू करें। आवाज़ आ रही है? चलें दोबारा से शुरू करते हैं। आधा पेपर हो गया था, आधा पेपर रह गया है। वैसे तो 13 मिनट है मेरे पास, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ चलो 20 मिनट में 20 क्वेश्चन हम कर लें, ठीक है। सॉलिड मेटल्स आर गुड thermal conductors. We know that. How closely packed are their particles? And do the metal contains free electrons? Their particles are closely packed together, not far apart, because they are solids, obviously. And they contains free electrons because they are metals. So yes is the answer. यार सवाल इन्होंने पता नहीं पेपर ज़्यादा आसान बनाना शुरू कर दिए हैं। I don't know. Calculations और ज़्यादा मुश्किल चीज़ें अभी तक नहीं पूछ रहे। Cotton wool is a good insulator. It consists of many threads of cotton which are tangled together to make a material that can be easily pulled apart or compressed. The diagram shows the structure. Why is it a good insulator? बताइए। Thread is very thin. It has a large surface area because of many thread is a low density because of the trapped air. ये जो चीज़ है ना, एयर इसमें बहुत ज़्यादा है, तो एसेंशियली पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत दूर दूर हैं, राइट, क्योंकि थ्रेड है। तो ये जो चीज़ है ना हमारी, ये चीज़ जो है वो आई थिंक यहाँ पे जवाब होना चाहिए। ट्रैप एयर यहाँ भी लिखा हुआ है बट यहाँ पे कन्वेक्शन को बोला हुआ प्रिवेंट कर रहा है। अब कन्वेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए कंडक्शन का ऑपोजिट क्यों होगा? जस्ट थिंकिंग। आई थिंक हमें, हाँ सही है। सो कन्वेक्शन को प्रिवेंट कर रहा है, वो तो ठीक है अपनी जगह पे, उसमें तो कोई इशू नहीं है। लेकिन आई डोंट नो, थोड़ा सा ये जो है ना वो कंफ्यूजिंग लग रहा है मुझे। आंसर तो इसका खैर डी है, बट स्टिल ये वाली बात लिखने का क्या फायदा। लो डेंसिटी एज सच कोई रोल उस तरह प्ले नहीं करती। आई मीन थिंग्स कैन हैव लो डेंसिटी एंड स्टिल बी गुड कंडक्टर्स। मेटल्स भी लो डेंसिटी के होते हैं, कोई जैसे सोडियम की लो डेंसिटी होती है, कोई इतना हैवी नहीं होता वो, ठीक है, मैग्नीशियम वगैरह की। लेकिन ये है कि हाँ, आई वाज ट्राइंग टू रिलेट लो डेंसिटी विद क्या कहते हैं पार्टिकल्स बीइंग फार अपार्ट, क्योंकि बीच में बहुत सारी एयर आ जाएगी। बट ये बात सही है कि ये क्या कहते हैं कन्वेक्शन को प्रिवेंट करता है, क्योंकि एयर रुक जाती है, बीच में ट्रैप हो जाती है, तो ऊपर नीचे नहीं जा सकती, तो उसकी वजह से भी कन्वेक्शन जो है वो प्रिवेंट होती है। ठीक है, वैसे भी आप किसी भी चीज़ को कवर कर दें तो उसमें कन्वेक्शन वैसे ही प्रिवेंट हो जाती है। सही है।
यस द एयर बिकम्स ट्रैप ना, तो वो जो ट्रैप का लफ्ज है, ट्रैप की वजह से एयर ऊपर नीचे नहीं जा सकती, तो इसलिए कन्वेक्शन रुक जाती है. ओके, नाउ the metal kettle is heated on a grid above a hot glowing red hot glowing charcoal. अब red hot है तो समझ लो कि infrared radiation निकलेगी यहाँ से. कौन सी radiation? Infrared radiation. What are the main thermal energy transfer through the bottom of the kettle and within the water? उन्होंने क्या कहा? Through the kettle. इसका जो मटेरियल है ना, इसके अंदर से कैसे एनर्जी ट्रांसफर होगी, कैटल के अंदर से कैसे एनर्जी निकल रही है. देखो कैटल मेटल की बनी हुई है, तो उसके अंदर कंडक्शन जो है, ये जो वर्ड थ्रू है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. हाँ, अगर फ्रॉम द कोल टू द बॉटम ऑफ द केटल की बात की जाए, तो यहाँ से यहाँ तक रेडिएशन हो रही है. इस जगह पे रेडिएशन हो रही है सबसे ज्यादा. ये जो मटेरियल है ना आपका, ये वाला जो पार्ट है, केटल का जो सरफेस है, उसके अंदर कंडक्शन सबसे ज्यादा रोल प्ले करे. और फिर जो वाटर के अंदर वाला पार्ट है ना, उसके अंदर सबसे ज्यादा रोल प्ले कर रहा है कन्वेक्शन, क्योंकि मेरा वाटर ऊपर नीचे कन्वेक्शन करंट्स प्रोड्यूस करने लग जाता है. तो यहाँ से यहाँ तक रेडिएशन हो रही है, थ्रू द मेटल कंडक्शन होती है, और फिर वाटर के अंदर कन्वेक्शन होती है. तो इसकी बेसिस पे हमारा आंसर बना सी. द डायग्राम शोज टू वेव फॉर्म्स, राइट. लॉन्गिट्यूडनल वेव की वेवलेंथ, पहली बात तो ये वाली वेव तो ट्रांसवर्स है. लॉन्गिट्यूडनल वेव तो ये है. वेवलेंथ कैसे होती है? ऐसे तो कोई वेवलेंथ नहीं होती. ये कॉम्प्रेशन है, ये कॉम्प्रेशन है, और बिल्कुल कॉम्प्रेशन के इस राइट साइड से लेकर अगली कॉम्प्रेशन के राइट साइड तक का डिस्टेंस, या कॉम्प्रेशन के सेंटर से लेकर कॉम्प्रेशन के सेंटर तक का डिस्टेंस जो है वो वेवलेंथ होता है. तो ए इज योर आंसर. अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं जी द बेल, अ बेल ऑन अ वॉल आउटसाइड अ क्लासरूम रिंग्स द स्टूडेंट स्टैंडिंग एट पॉइंट एक्स. एक मिनट रुको, कॉल आ रही है. एक मिनट रुकना है. क्लास अभी हाँ चल रही है. हाँ जी जी, मैं खा लूँगा. ठीक है, माइक ऑन हुआ. चलें जी, कंटिन्यू करें. ओके, the door of the classroom is closed. The door of the classroom is closed, and the student in the room at X hears the bell ring. The door is opened. Sound heard by the student is louder. What causes the sound reaching the student to be louder? Sound loud होने की, तो भाई देखो, यहाँ से बेल बजाई, स्टूडेंट यहाँ खड़ा है, इसको आवाज आ रही है, इसमें कोई मसले की बात नहीं है. दरवाजा दरवाजा आपने खोल दिया, यहाँ से गैप क्रिएट हो गया. अब इस बंदे को आवाज आ रही है ज्यादा जोर से, तो अब इसकी क्या रीजन है कि यहाँ से ज्यादा आवाज इसको क्यों आ रही है? ठीक है, इसको हमने समझ रहे हैं अब. ओके, पहले स्टूडेंट तक आवाज कैसे जा रही है? ऑब्वियसली द साउंड कैन ट्रेवल काइंड ऑफ थ्रू द वॉल, समवट, सम ऑफ इट विल गेट रिफ्लेक्टेड एज वेल. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपके पास इधर से भी अगेन वंस अगेन थ्रू द डोर्स, थ्रू द वाइब्रेशंस द साउंड कैन ट्रेवल. ठीक है, फिर गैप्स वगैरह होते हैं थोड़े बहुत, तो उसके अंदर से भी साउंड ट्रेवल कर सकता है. लेकिन जब डोर ओपन होता है, डोर अब आपका ओपन हो गया, अब स्टूडेंट को ज्यादा आवाज आ रही है, तो उसकी क्या रीजन हो सकती है? अब थिंक अबाउट इट, कि यहाँ पे रिफ्लेक्शन या फिर हमारे पास डायफ्रैक्शन, इनमें से कोई दो पॉसिबल आंसर है. रिफ्लेक्शन या डायफ्रैक्शन में से कोई और पॉसिबल आंसर है. अब डायफ्रैक्शन मेरे हिसाब से तब ज्यादा सूटेबल आंसर बनता अगर यहाँ पे आपकी बेल होती और फिर वो स्प्रेड आउट होती वेव, तो इस बंदे को आवाज ज्यादा लाउड आती. अब आई एम नॉट श्योर कि हाउ डायफ्रैक्शन प्लेज इनटू दिस, हाउ डायफ्रैक्शन प्लेज इनटू दिस.
व्हाट आई कैन सी इज के यहाँ से यहाँ रिफ्लेक्शन हो सकती है, ये एक पॉसिबिलिटी मुझे बनती हुई नजर आ रही है। नॉट श्योर हाउ डायफ्रैक्शन वुड प्ले इनटू दिस, क्योंकि अगर साउंड वेव लेट्स सपोज यूं ट्रेवल करेंगे, ओके लेट्स थिंक अबाउट दिस, लेट्स ट्राई टू ड्रॉ द साउंड वेव्स। अगर मैं कहता हूँ साउंड वेव्स यूं ट्रेवल करेंगे, तो हमें पता है कि जब साउंड वेव्स इस तरह जाती हैं तो थोड़ा बहुत उनमें बेंड आ जाता है, बट नॉट श्योर हाउ अगेन, कि डायरेक्टली साउंड वेव इस तरफ तो नहीं जा रही, इधर से रिफ्लेक्ट होके जा सकती हैं। आई एम लीनिंग मोर टुवर्ड्स रिफ्लेक्शन। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है बिकॉज ऑफ द पोजीशन ऑफ द बेल, मैं 100% श्योर नहीं, बट आई एम लीनिंग मोर टुवर्ड्स रिफ्लेक्शन देन डायफ्रैक्शन। डिस्पर्जन और रिफ्लेक्शन का तो यहाँ पे एज सच कोई रोल मुझे नजर नहीं आ रहा। हमारे पास मार्किंग स्कीम कह रही है डायफ्रैक्शन, ठीक है, हमारे पास मार्किंग स्कीम कह रही है डायफ्रैक्शन, वो इसको कह रही है कि ये जवाब नहीं, ये जवाब है। सो व्हाट आई वुड डू इज आई वुड ट्राई टू, अभी यार मुझे एग्जामिनर रिपोर्ट ना इसकी डाउनलोड करके रखनी चाहिए थी, ताकि मैं उनकी रीजनिंग यहाँ पे जो है ना वो डायरेक्ट रियल टाइम में समझ सकता। अब मुझे ज़रा जल्दी से खोलनी पड़ेगी आपके सामने। ठीक है, लेट्स टेक अ लुक एट द एग्जामिनर रिपोर्ट। मैं देखना चाह रहा हूँ कि डायफ्रैक्शन की उन्होंने डायग्राम तो नहीं बना के दी होगी, बट स्टिल आई वांट टू सी कि व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू, राइट। तो हमारा पेपर कौन सा है, नवंबर का। मैं जल्दी से यहाँ से एग्जामिनर रिपोर्ट खोल के तो आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि वो कह क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं। ओके, हमारा पेपर है 1-2, क्वेश्चन नंबर 25 है, जवाब है इसका ए। 25 की रीजनिंग में यहाँ से देख लेता हूँ इन्होंने दी हुई है या नहीं। इन्होंने 25 को एग्जामिनर ने ऐसा एग्जामिनर रिपोर्ट में डिस्कस ही नहीं किया हो, एग्जामिनर ने डिस्कस ही नहीं किया होगा। ठीक है, तो मेरा अंदाजा यही है कि हाँ भाई सही है। वैसे हमें पता है कि जब हम खुद डायग्राम्स बनाते हैं तो हमें पता है कि लेट्स सपोज अगर बेल यहाँ लगी है तो इस बंदे को आवाज इसीलिए आ रही है क्योंकि साउंड वेव्स यूं तो डायफ्रैक्ट होती हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन अब हम ये भी कह लेते हैं कि चलो यार साउंड वेव अगर आपकी यूं जा रही है तो डायफ्रैक्शन किसी भी डायरेक्शन से आ रही हो साउंड वेव, एज लॉन्ग एज देयर इज अ गैप और एन एज, तो डायफ्रैक्शन डेफिनेटली हो सकती है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि ज्यादा साउंड आने की क्या रीजन है। ठीक है, वैसे तो रिफ्लेक्शन वगैरह और वॉल के थ्रू भी ट्रेवल होके साउंड पहुंच ही रहा है, वो ये कह रहे हैं कि जब डोर ओपन होगा तो रिफ्लेक्शन ज्यादा हो सकती है। आई वुड लव टू सी अ डायग्राम, अली तुम मुझे भेज सकते हो, तुमने अगर डायग्राम बनाया तो मुझे बता दो। लेकिन ये है कि मैं इसका एग्जामिनर रिपोर्ट में मुझे इसका स्पेसिफिकली आंसर यहाँ पे नहीं मिला। एग्जामिनर रिपोर्ट में डिफिकल्ट क्वेश्चंस यूजुअली उन्होंने डिस्कस किए हुए होते हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने ऐसा जिसकी अलग से एक्सप्लेनेशन नहीं दी हुई। कुछ हैंडफुल क्वेश्चंस वो डिस्कस करते हैं, सारे डिस्कस नहीं करते, बट स्टिल इसको मैं सर्कल कर लेता हूँ। एंड आई वुड आस्क सम ऑफ माई कलीग्स टू सेंड मी अ डायग्राम फॉर दिस, के यार वो किस तरह हम इसको ज़्यादा बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, चलो अभी फिलहाल आगे चलते हैं, इस पेपर को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। अगली क्लास वालों को मैं बोल देता हूँ कि थोड़ा सा मैसेज करें। 1 मिनट रुकना। ओके, आगे चलते हैं। तो हम क्या बात कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 26 की बात कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाते हैं। A boy stands beside a girl in front of a large vertical plane mirror. They are equal distances from the mirror. As shown, the boy sees the image of the girl. ठीक है, वेयर इज द गर्ल्स इमेज। बेटा जो भी ऑब्जेक्ट है ना उसकी इमेज मिरर के पीछे एग्जैक्ट सामने उतने ही डिस्टेंस पे बनती है। तो गर्ल का मिरर से ये डिस्टेंस है, तो बॉय को ये गर्ल इस जगह पे नजर आ रही होगी। और अगर इसकी रे डायग्राम बनाए तो कुछ ऐसे बनेगी, इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टेड वेव, और ये वाला पार्ट वर्चुअल, इट डजंट एक्चुअली एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये है हमारा आंसर 26 का ए, राइट। लाइट ट्रेवलिंग इन एयर, light in air is incident on water surface. The refractive index of water is 1.3. The angle of refraction is 40. What is the angle of incidence? Well, ये simple सा क्वेश्चन है हमारे पास। n is equals to sin, हमें पता है कि वाटर एयर से वाटर में जा रही है तो इंसिडेंट एंगल ज़्यादा होगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन स्मॉल होगा, तो इसलिए मैं उसको नीचे रखूंगा। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का सिनेरियो बनेगा, अगर ये वाटर है और ये एयर है, तो यहाँ पे हमारे पास लाइट जो है ना वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी।
यानी कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, तो लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी, इसलिए हमें आर को नीचे रखना है, आई को ऊपर रखना है, हमेशा बड़ा वाला एंगल ऊपर रखते हैं। तो जब अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे रखेंगे 1.3, यहाँ पे रखेंगे साइन आई अननोन, और साइन आर जो है उसकी जगह आप डाल देंगे जी 40। फिर आप इसको रीअरेंज करके सॉल्व करेंगे, आपका क्या जवाब आएगा आप इसको देख लें। हमारा आंसर ऑब्वियसली आई का 40 से ज़्यादा ही आना चाहिए, तो 30 तो आप वैसे ही निकाल दें, 30 तो हो ही नहीं सकता, लाइट टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी। बाकी 50 52 वगैरह को देख लेते हैं। तो 1.3 को मल्टीप्लाई करूंगा साइन 40 से, फिर साइन इनवर्स ले लूंगा, जवाब आ रहा है 56.6, तो 57 होगा। चलें जी। The diagram shows a ray of light passing through a triangular glass block. Which angle is the critical angle of light in the glass? देखो बेटा, critical angle उस angle of incidence को कहते हैं जब angle of reflection 90 हो जाए। मुझे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे 90 नजर आ रहा है, तो जो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये वाला, ये क्रिटिकल के बराबर होगा, तो डी आंसर होना चाहिए। इस टॉपिक के कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर होने चाहिए इस लिहाज से, क्रिटिकल एंगल वाले, क्योंकि इसके सवाल में बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं। अ लेंस इज यूज्ड टू प्रोड्यूस अ मैग्नीफाइड इमेज। स्केल डायग्राम आपके पास बना हुआ है। आपसे पूछ रहे हैं लीनियर मैग्निफिकेशन क्या है। बेटा लीनियर मैग्निफिकेशन होती है सिंपली ऑब्जेक्ट का, और सॉरी, इमेज का साइज अपॉन ऑब्जेक्ट का साइज। तो अब आप बॉक्सेस काउंट करके इमेज का साइज पहले नोट डाउन कर लें। 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, और 4.2, 4.4, 4.5 सेंटीमीटर की इमेज है। बेशक सेंटीमीटर ना बोलो, बॉक्सेस बोलो। ऑब्जेक्ट जो है वो है 1 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर हो गया 4.5 अपॉन 1.5, जो कि 3 होना चाहिए। तो 29 का बी होना चाहिए, जो कि है। ठीक है। UV is a component of electromagnetic spectrum. Which application uses UV? Well, ब्लूटूथ तो यूवी को यूज नहीं करता, ये तो अल्ट्रासाउंड है, उससे आपको कंफ्यूज करवाने के लिए ये यूज होता है, इसके लिए इंफ्रारेड यूज होता है, तो इसका सी होना चाहिए। ठीक है जी, ये याद करने वाला टॉपिक है। स्टूडेंट rubs different rods held in his hand. Which rod gains a large electrostatic charge? ओके, यहाँ पे देखो प्रॉब्लम क्या है। आपने एक इंसुलेटर लिया, उसको आपने एक कंडक्टर के साथ रब किया, तो इधर मसला आएगा, नहीं बनेगा काम। यहाँ पे आपने इंसुलेटर लिया और यहाँ पे इंसुलेटर लिया, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनती है। यहाँ पे आपने मेटल, यहाँ पे आपने कंडक्टर लिया, यहाँ पे आपने कंडक्टर लिया, तो ये मज़ा नहीं आएगा। यहाँ पे भी एक कंडक्टर है, एक इंसुलेटर है, तो यहाँ भी मज़ा नहीं आएगा। जहाँ दोनों इंसुलेटर हैं वो बेस्ट है। ठीक है, इंसुलेटर इंसुलेटर को रब करें तो फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन बहुत अच्छी होती है। टू परमानेंट मैग्नेट्स आर प्लेस्ड साइड बाय साइड इन 4 डिफरेंट अरेंजमेंट्स। चारों अरेंजमेंट्स आपको दिखाई हुई हैं, नॉर्थ साउथ, साउथ साउथ, नॉर्थ नॉर्थ, साउथ साउथ, इस तरह सब कुछ दिखा दिया। विच अरेंजमेंट्स टू मैग्नेट रिपेल ईच अदर? वे रिपेल कब करते हैं? जब लाइक पोल्स होते हैं, तो एक पोजीशन 3 में और एक पोजीशन 2 में। 2 और 3 सी में लिखा हुआ है, तो 32 का सी हो जाएगा। बहुत आसान सवाल भी बीच में उन्होंने बहुत ज़्यादा डाला है। ओके, विच ग्राफ शोज हाउ द करंट चेंजेस व्हेन अ वोल्टेज ऑफ कांस्टेंट रेजिस्टेंस इज वेरीड। देखो जब रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है ना, तो IV ग्राफ जो है ना वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 0,0 बनता है, यानी कि ए होना चाहिए। अगर रेजिस्टेंस बढ़ रहा हो तो फिर ग्राफ थोड़ा सा ऐसा बन जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर रेजिस्टेंस कम हो रहा हो तो ग्राफ ऐसे बन सकता है, लेकिन इनमें से कोई और तुक्का ग्राफ नहीं बन रहा। ये तो बिल्कुल ही फारिग है। हाँ, अगर इन्होंने यूं या यूं ग्राफ बनाए होते, जैसे बल्ब का रेजिस्टेंस बढ़ता है तो उसका ग्राफ यूं बनता है, थर्मिस्टर का रेजिस्टेंस कम होता है तो उसका यूं बना सकते हैं। वो सारी चीज़ें बाद में आएंगी, और वो आपके अलग से हैं। आपने थर्मिस्टर के अलावा बल्ब के और डायोड के जो ग्राफ्स वगैरह हैं वो याद भी किए। टू आइडेंटिकल रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड फर्स्ट इन सीरीज देन इन पैरेलल। आइडेंटिकल का वर्ड मतलब सेम, सेम रेजिस्टेंस है उनका। जब उनको पावर सप्लाई से कनेक्ट किया है तो उनका करंट IS आ रहा है, जब उनको सीरीज में कनेक्ट किया।
जब उनको पैरेलल में कनेक्ट किया है तो पावर सप्लाई में जो टोटल करंट आ रहा है वो आईपी आ रहा है। आई एस ओवर आईपी का रेशियो निकालना है आपने। भाई देखो, आपको अगर इसमें बहुत ज्यादा हवाई बातें लग रही है ना, आप बना के देख लो और आप अपनी मर्जी की वैल्यूज असाइन कर लो। पावर सप्लाई, यहाँ पे बल्कि सबसे आसान तरीका ये होगा कि अपनी मर्जी की आप वैल्यूज असाइन कर लो। वैसे तो आंसर आई थिंक 1:4 होना चाहिए, जो मेरा अंदाजा कहता है, बट मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बता दूँ। 10, 10 ओम, 10 ओम, 10 ओम, 10 ओम, और ये जो पावर सप्लाई है इसको आप 10 वोल्ट्स का बोल लो। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है? करंट आई एस निकालना है और करंट आई पी निकालना है। आपका करंट आई एस क्या होगा? करंट आई एस होगा आपका वी अपॉन आर। तो वी है 10 और जो टोटल रेजिस्टेंस है वो है 20, तो आपका करंट आ रहा है 0.5 एम्पेयर। आपका करंट आई पी क्या होगा? वही टोटल वोल्टेज। अब इनका कंबाइंड रेजिस्टेंस होगा 5, 1/10 प्लस 1/10 का इन्वर्स करके देख लो, आपका जवाब आ जाएगा यहाँ पे। आई पी कितना आ जाएगा? 2 एम्पेयर्स। तो आपने ये रेशियो निकालना था ना, यहाँ पे आपने 0.4 और यहाँ पे लिखा 2, तो 1/4 का रेशियो आ रहा है जो कि 0.25, 1:4 का बोला था मैंने आपको, तो वही चीज़ आ रही। अब आपको याद होगा कि हमने एक एग्जांपल की थी डीसी सर्किट्स के नोट्स में, जिसके अंदर हमने एक अकेला रेजिस्टर बनाया था, या पता नहीं बल्ब बनाया था, आइडेंटिकल बल्ब चूज किया, क्योंकि एक में अकेला बल्ब लगा हुआ था, इसमें दो, एक में दो सीरीज में लगे हुए थे और एक में दो पैरेलल में लगे हुए थे, और उनकी भी बहुत सारे पार्ट्स हमने कैलकुलेट करके देखे थे, यानी कि उसकी पावर, करंट, रेजिस्टेंस, हर चीज़ निकाल के देखी थी और उन सबका कंपैरिजन किया था आपस में। तो वो चीज़ यहाँ पे बहुत काम आ सकती है। वहाँ से अगर आपको कुछ चीज़ें याद हो तो इस तरह का क्वेश्चन आप जल्दी आंसर कर सकते हैं। आउटपुट ऑफ एसी जनरेटर इज कनेक्टेड टू अ लैम्प, द कॉइल ऑफ द जनरेटर इज रोटेटेड एट अ कांस्टेंट रेट विच मेक्स द लैम्प फ्लैश ट्वाइस एवरी सेकंड। ट्वाइस एवरी सेकंड का मतलब हो गया कि फ्रीक्वेंसी जो है वो 2 हर्ट्ज की है। फ्रीक्वेंसी ऑल्टरनेटिंग करंट की या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है? 2 हर्ट्ज की है। ठीक है जी, बात समझ में आती है? ऑलराइट, उसके बाद वो कह रहे हैं कि द कॉइल इज देन रोटेटेड एट हाफ द रेट। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? 1 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, न्यू फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1 हर्ट्ज की। व्हाट हैपेंस टू द मैक्सिमम ब्राइटनेस एंड हाउ मेनी टाइम्स डज द लैम्प फ्लैश एवरी सेकंड? अब वंस एवरी सेकंड फ्लैश करेगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी 1 हो गई है। अगर फ्रीक्वेंसी को डबल करते हैं तो जाहिर सी बात है 2 से 4 हो जाती। और उसके बाद क्योंकि स्लो रोटेट कर रहे हैं कॉइल को, तो जाहिर सी बात है ईएमएफ कम इंड्यूस होगा, तो ब्राइटनेस जो है वो डिक्रीज होनी चाहिए। तो आपका आंसर ए बनता है। अच्छा, विच डिवाइस यूजेस द मैग्नेटिक अफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट? वेल, करंट का तो मैग्नेटिक अफेक्ट यूज नहीं करते, तो परमानेंट मैग्नेट, फ्यूज, लाउड स्पीकर डज, मैग्नीफाइंग ग्लास डज नॉट। मोटर हो सकता था यहाँ पे, जनरेटर हो सकता है, और क्या है, बहुत सारी चीजें, एम मीटर है, वोल्ट मीटर है, वो आपका यूज करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एसेंशियली, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कॉन्सेप्ट जहाँ यूज होता है वो डिवाइस इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ अ करंट यूज कर रहे हैं। ठीक है, द वायर इज प्लेस्ड एट राइट एंगल्स टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखा दी, वायर दिखा दी, वायर के अंदर करंट तो है लेकिन करंट की डायरेक्शन नहीं बताई। अच्छा जी, अब वो आपको एक नई सिचुएशन बता रहे हैं, कह रहे हैं अल्फा बीटा पार्टिकल्स और न्यूट्रॉन्स को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम कर रहे हैं इन द सेम डायरेक्शन एज द कन्वेंशनल करंट इन द वायर। अब हमें नहीं पता कि वायर के अंदर करंट यूं फ्लो कर रहा है या यूं फ्लो कर रहा है। वो कह रहे हैं कि अल्फा पार्टिकल्स जो हैं और बीटा पार्टिकल्स और न्यूट्रॉन्स, इनको हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से भेज रहे हैं। अब या तो उनको यूं भेज रहे हैं या यूं भेज रहे हैं, हमें नहीं पता। ठीक है, तो या तो यहाँ से आ रहे हैं या यहाँ से आ रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं विच बीम्स experience a force that is in the same direction as the force experienced by the current carrying wire। देखो मेरी बात सुन, कन्वेंशनल करंट होता है फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, अल्फा पार्टिकल्स का भी फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, बीटा पार्टिकल्स फोर्स नेगेटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन्स पे नो चार्ज। तो न्यूट्रॉन्स के लिए तो हम ये चूज करेंगे। ठीक है,
बीटा पार्टिकल्स के अंदर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगती है, तो उसके अंदर हम ये चूज करेंगे कि भाई वो तो उस पर तो ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगी। अल्फा पार्टिकल्स जब करंट कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन में ही फ्लो कर रहे होंगे तो अल्फा पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगी जिस डायरेक्शन में, और जो कन्वेंशनल करंट की वायर पे फोर्स लगेगी वो सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो हमारा आंसर एसेंशियली बी है कि सिर्फ अल्फा पार्टिकल्स वो हैं जिन पे सेम उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगी जिस डायरेक्शन में वायर पे लगेगी। ओके, the diagram shows a trace produced on an oscilloscope due to an alternating voltage input. The time base setting is this. What does the trace look like when the time base is set to 2 millisecond? देखो अभी क्या हुआ कि उन्होंने ऑसिलोस्कोप के ऊपर टाइम बेस सेटिंग को चेंज किया है, उन्होंने ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज का पीरियड नहीं चेंज किया। ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज का जो पीरियड है अगर मैं अभी इस वक्त निकालूं तो इस वक्त जो पीरियड है वो देखो नंबर ऑफ डिविजन्स कितनी आ रही हैं 4, और 4 मिली सेकेंड्स का ही टाइम पीरियड है, तो मेरे पास 16 मिली सेकेंड्स का पीरियड था। अब हुआ ये कि पीरियड तो सेम रहेगा, उन्होंने इनपुट को थोड़ी चेंज किया है, उन्होंने चेंज किया टाइम बेस्ड सेटिंग को। तो अब हम दोबारा से वही क्वेश्चन बनाते हैं, हम बोलते हैं पीरियड होता है नंबर ऑफ डिविजन्स, नंबर ऑफ बॉक्सेस मल्टीप्लाई बाय टाइम बेस की सेटिंग। तो अब पीरियड तो 16 मिली सेकेंड्स ही है, नंबर ऑफ डिविजन्स जो हैं वो अब हमें एसेंशियली निकालनी है। टाइम बेस सेटिंग उन्होंने हमें बता दी कि अब हमने कर दिया 2, तो कितनी डिविजन्स के अंदर ये ट्रेस जो है वो हमें एक पूरा कंप्लीट होते हुए नजर आना चाहिए 8 बॉक्सेस के अंदर या 8 सेंटीमीटर्स के अलग। तो कौन सी डिवीजन है जिसके अंदर एक पूरा साइकिल 8 बॉक्सेस में कंप्लीट हो रहा है? इसके अंदर एक साइकिल 8 बॉक्सेस में कंप्लीट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आंसर आपका सी होना चाहिए। इस तरह भी याद रख लो कि जब आप पीरियड को नहीं छेड़ते और टाइम बेस्ड सेटिंग को कम करते हैं तो आपका ट्रेस स्ट्रेच आउट होता है, और अगर आप टाइम बेस्ड सेटिंग को बढ़ाते हैं यानी कि इसको अगर आप ये कर देते तो आपका स्क्वीज हो जाता। ठीक है, इसमें तो एम्पलीट्यूड ही चेंज हो रहा है, तो ये तो वैसे ही एक्सेप्टेबल नहीं। हाफ लाइफ ऑफ एन आइसोटोप इज 2.5 minutes. This isotope is only radioactive isotope in the sample. Between time 0 and time 7.5 minutes, the mass of this isotope decreases by 70 micrograms. What is the mass of this isotope at 0 minutes? तो भाई हुआ ये है कि आपको इनिशियल वैल्यू निकालनी होती है। देखो हम एक इक्वेशन बनाते हैं इस तरह की, राइट? हम कहते हैं न्यू मास या फाइनल मास, इसको आप m बोल लो, इनिशियल मास को m नॉट बोल लो, और अब इसको 2 की पावर n से, ये वाली इक्वेशन तुम लोगों को मैंने बताई थी जब चैप्टर पढ़ाया था या नहीं बताया था? मास के बजाय यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिखा होगा, नंबर ऑफ अनडिकेट पार्टिकल्स लिखा होगा, यहाँ पे n और n नॉट लिखा होगा, राइट? या फिर मैंने आपको एक्टिविटी लिख दिया होगा यहाँ पे, या फिर यहाँ पे काउंट रेट डाल सकते हैं। तो इसी तरह उस पार्टिकल का इनिशियल मास और उसका फाइनल मास आप यहाँ पे डाल। n इज द नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स हम हमेशा कैसे निकालते हैं? टोटल टाइम लेते हैं और एक्चुअल हाफ लाइफ से उसे डिवाइड करते हैं, तो आपका आता है कि कितनी हाफ लाइफ्स, यानी यहाँ पे 3 हाफ लाइफ जो है वो आपकी गुजरी हैं, तो 3 दफा उसका मास हाफ हुआ होगा। तो अगर उसका मास पहले था 70, सॉरी डिक्रीजेस बाय 70, उसका मास 7/70 डिक्रीज हुआ है, ये नहीं हुआ कि उसका मास जो है वो पहले 70 था और बाद में कुछ और हो गया, या उसका फाइनल मास 70 था। दैट इज नॉट व्हाट इज हैपनिंग, राइट? उसका मास बाय 70 डिक्रीज हुआ है, इस बात को आपने समझना है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे m की वैल्यू और m नॉट की वैल्यू का रेशियो निकालता हूँ तो ये होता है 1/2 की पावर n। ठीक है, अब मैं बताता हूँ मैं आपको रेशियो क्यों निकाल रहा हूँ, मैं एक्चुअल वैल्यूज को नहीं निकाल रहा, क्योंकि मुझे इनिशियल या फाइनल मास की वैल्यू नहीं पता, और मुझे फाइनल मास की भी वैल्यू उन्होंने नहीं बताया, उन्होंने बताया कि मास बाय कितना डिक्रीज हुआ है। इस वजह से मैं रेशियो निकालना चाह रहा हूँ। तो 1/2 की पावर 3 होता है 1/8, यानी कि इसका मास 8 गुना डिक्रीज हुआ है, इसका मास 8 गुना डिक्रीज हुआ है, यानी कि अगर इस चीज को मैं 8x कर दूं तो मुझे उसका इनिशियल मास जो है वो पता चलना चाहिए। समझ में आ रही है? और उसमें भी एक दफा 70 ऐड करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा न्यू मास है, हमारा जो न्यू मास है वो हमारे
ओल्ड मास से कितना कम है? 8 गुना कम है। ठीक है, 8 गुना कम है। ये बात हमने यहाँ पे एसेंशियली की है, जो रेशियो मैंने निकाला है यही मैंने यहाँ पे इस बात को यहाँ पे समझाने की कोशिश की कि न्यू मास ओल्ड मास के मुकाबले में 8 गुना कम है। तो अब 70 को 70 का जरा सॉरी, 1 मिनट रुको। न्यू मास तो है नहीं 70, तो इसको 8x तो नहीं करूंगा मैं। 1 मिनट, आई एम नॉट गोना डू 8x ऑफ दिस। मुझे ये समझना पड़ेगा। 1 मिनट, मैं अब यहाँ पे ट्रायल एंड एरर के थ्रू थोड़ा सा चलूँ। ट्रायल एंड एरर के थ्रू अगर मैं चलूँ थोड़ा सा, तो मुझे देखना पड़ेगा। अगर मैं ट्रायल एंड एरर के थ्रू चलूँ तो मुझे देखना पड़ेगा। हम्म न्यू मास ओल्ड मास के मुकाबले में, ओल्ड मास न्यू मास के मुकाबले में 8 गुना ज़्यादा है। ठीक है, न्यू मास ओल्ड मास के मुकाबले में 8 गुना ज़्यादा है। ओके, सो इसको करने के लिए जो मेरे जहन में ट्रिक आ रही है वो ये आ रही है कि लेट्स थिंक ऑफ दिस आइसोटोप एज डिवाइडेड इनटू 9 पार्ट्स। क्योंकि 1:8 का रेशियो है ना, 1:8 का रेशियो है, तो इसको 9 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। मैं आपको विजुअली एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे जानबूझ के। ठीक है, सो 9 पार्ट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब ये है पूरा इनिशियल मास। पूरे इनिशियल मास की वैल्यू क्या है हमें एग्जैक्टली exactly, अभी उस मास की वैल्यू नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि उसमें से कितना मास जो है वो डिके हो चुका है। कितना मास डिके हो चुका है? 1 2 3 4 5 6 7 8, इतना डिके हो गया है। और सिर्फ इतना जो मास है अभी जिसपे मैंने टिक लगाया है, यानी कि 1/8 ऑफ दैट दैट होल थिंग एसेंशियली इज रिमेनिंग, राइट। तो अब ये जो न्यू मास है और जो ओल्ड मास है उसका मैं कैसे कंपैरिजन कर सकता हूँ? 1 मिनट के लिए जरा बेटा पॉज करना सब लोग। एक मिनट रुको बेटा, मैं आ रहा हूँ। ऑलराइट, सो मैं अपनी बात को कंप्लीट करता हूँ। अब जो मैं आपको बात समझाने की कोशिश कर रहा था ना वो क्या है, इतना मास जो है वो है जो डिक्रीज हुआ है, इसकी वैल्यू उन्होंने आपको बताई है 70 माइक्रोग्राम। दिस इज द मास दैट हैज डिक्रीज। जी, सैंपल का मास डिक्रीज हुआ बाय 70। तो अगर ये पूरा मास जो बाय 70 डिक्रीज हुआ है तो उसमें से अब वो आपसे पूछ रहे थे, अब आप पहले आप निकाल लें कि न्यू मास कितना होगा। न्यू मास विल बी क्या कहते हैं, क्योंकि इसके 8 हिस्से हैं तो इसमें से आप 1 हिस्सा निकाल दो, यानी कि 70 डिवाइडेड बाय 8 करो तो क्या आता है। अब इससे हम रफ रफ आंसर के करीब पहुंचेंगे, एग्जैक्ट आंसर पे नहीं पहुंचेंगे, बट वो हम फिर ऑप्शंस के थ्रू आंसर अपना निकाल लेंगे। 70 डिवाइडेड बाय अगर आप 8 करें तो आपके पास आता है कि आपके पास 8.75, 8.75 जो है वो ये वाला होना चाहिए मास। ये वाला 8.75 होना चाहिए। होप आई एम डूइंग दिस राइट। ये वाला 8.75 होना चाहिए। तो अब ओल्ड मास हमें निकालना है, यानी कि इनिशियल मास जो है वो कितना होना चाहिए। तो 8.75 को अगर मैं यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास ओल्ड मास आ जाएगा। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई बाई 8 करूँ तो मेरे पास जवाब आ रहा है 70। 70 आ रहा है यहाँ पे। 75 और 80 का ऑप्शन है। हम्म 1 मिनट रुको जरा देखने दो। 70, इसके 8 हिस्से ये हैं और एक हिस्सा ये है। इन दोनों के बीच में कोई है, आई डोंट थिंक इनमें से कोई एक होना चाहिए।
या तो ये वाला होना चाहिए या ये वाला होना चाहिए। इस क्वेश्चन को मैं सर्कल कर लेता हूँ, इसकी एग्जैक्ट सही वर्किंग जो है ना वो मुझे आपको बाद में एक्सप्लेन करनी चाहिए, करनी पड़ेगी क्योंकि टाइम भी शॉर्ट हो रहा है। इसका मुझे डेफिनेटली रिमाइंड करवा देना, और वो डायफ्रैक्शन वाले क्वेश्चन का भी। फिलहाल हमारे पास आंसर आ रहा है 70, लेकिन जो मार्किंग स्कीम में आंसर आ रहा है वो हमारे पास 80 है। सो लेट्स स्टिल ट्राई टू वर्क इट आउट, लेट्स गिव इट अ कपल ऑफ मोर मिनट्स, मेरे जहन में अगर कुछ सही वर्किंग आ जाए। इस विजुअलाइजेशन को मैं दोबारा से सही से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। सो टोटल 9 पार्ट्स में हमने मास को डिवाइड कर लिया, 1:8 का रेशियो में इसको हमने डिवाइड कर लिया, राइट। कि हमारा जो रिमेनिंग मास है और जो मास डिके हो चुका है, अच्छा बस यही जो गलती मैंने यहाँ पे की थी अब इसको मैं सही कर लेता हूँ। लेट मी फिक्स दैट मिस्टेक। इसके अंदर जो मैंने विजुअलाइजेशन किया ना इसको थोड़ा सा सही करता हूँ मैं यहाँ पे। देखो 1:8 का रेशियो जो हमारे पास बन रहा है ना न्यू और ओल्ड मास का, उसके अंदर एक गलती बस मैंने ये की है कि मुझे इसको 8 हिस्सों में बनाना चाहिए था, 9 हिस्सों में नहीं बनाना चाहिए था। तो इतने पार्ट को मैं आई थिंक कैंसिल आउट कर देता हूँ। थोड़ा सा ट्रिकी है क्वेश्चन ये, इसकी सही मैथ्स जो है ना इजी इजी सोल्यूशन मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है। एक मिनट रुको। ओके, सो व्हाट आर वी ट्राइंग टू से, हम ये कह रहे हैं कि भाई टोटल 8 हिस्सों में जो है वो हमने इस मास को डिवाइड कर लिया, यानी कि ये है पूरा पूरा का पूरा जो है वो है इनिशियल मास, दिस इज द ओल्ड मास, यानी कि पूरे आइसोटोप का मास। और उसमें से डिके कितना हुआ है, 8:1 का रेशियो है, तो हम कह लेते हैं इतना सा जो मास है वो हमारे पास डिके हुआ है, यानी कि ये वाला मास जो है वो डिके हुआ है, ये हमारे पास 70 माइक्रोग्राम्स होना चाहिए। ठीक है, अब हमसे पूछा जा रहा था कि टोटल मास जो है वो ओल्ड वाला मास जो है वो कितना होना चाहिए, यही मुझे था टाइम जीरो पे इसका टोटल मास कितना होना चाहिए। ऑलराइट, सॉरी इतना डिके नहीं हुआ, ये तो रिमेनिंग है ना, ये तो रिमेनिंग है, ये तो हमारे पास रिमेनिंग है, ये वाला न्यू मास है, ये वाला न्यू मास है। इसकी वैल्यू भी हमें बताई नहीं है, इसकी वैल्यू भी हमें नहीं बताई है, आंसर हमें इसका निकालना है। अब जो डिके हुआ है वो इतना डिके हुआ है, ये है चीज आपके पास 70। अब जरा चीजों को ब्रेक डाउन करते हैं, 8 हिस्सों में हमने इसको ब्रेक डाउन कर लिया क्योंकि हमारा 1:8 का रेशियो आया था। ठीक है, 1:8 का रेशियो आया था, उसके अंदर से हमने बता दिया कि भाई ओल्ड मास और न्यू मास का जो रेशियो है वो 1:8 है, सो दिस इक्वल्स 8 पार्ट्स एंड दिस इक्वल्स 1 पार्ट। और जो डिके हुआ है पार्ट वो 70 है। अब मुझे यहाँ से ये वाली चीज निकालनी है, ओल्ड मास निकालना है, तो मैं यहाँ पे क्या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करूंगा जिससे मेरे पास ओल्ड मास की वैल्यू आ जाए। लेट्स सी कि इनका और इनका आपस में क्या रेशियो बन रहा है, इनका और इनका जो आपस में रेशियो बन रहा है वो है बन रहा है सिंपली 7:8 का रेशियो बन रहा है, 7:8 का रेशियो बन रहा है, यानी कि आई कैन री राइट दिस एज आई कैन राइट अ सिंपल एक्सप्रेशन कि भाई देखो मेरा जो डिकेड मास है ना, डिकेड मास और जो मेरा ओल्ड मास है उनका जो मेरा रेशियो बन रहा है वो बन रहा है सिंपली 7:8 का। अब डिकेड मास की वैल्यू मेरे पास क्या है, थोड़ी सी जगह बना के यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, हमारे पास जवाब आ जाना चाहिए। डिकेड मास की वैल्यू हमारे पास क्या है 70, ओल्ड मास की वैल्यू मुझे नहीं पता, और यहाँ पे लिखा हुआ है 7:8। इफ आई रीअरेंज दिस तो वन व्हाट डू आई गेट, इससे मुझे क्या जवाब मिलता है, ओल्ड मास को वहां ले जाओ 70 × 8 डिवाइडेड बाय 7 करो तो मेरे पास एग्जैक्ट 80 आता है, इससे मेरे पास ये एग्जैक्ट 80 आ जाता है। अब ये जो मैंने एंड में ये वर्किंग समझाई है, क्योंकि मैं खुद बीच में जो है वो 2-3 दफ़ा बल्कि काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हूँ, 10 मिनट लगा दिए सवाल को करने में, तो हो सकता है आप भी कंफ्यूज हो रहे हो, बट आई विल ट्राई टू सेंड यू अ सिंपल वर्किंग ऑफ दिस, या आसान वर्किंग इसकी जो है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा इन द व्हाट्सएप ग्रुप। इसका स्क्रीनशॉट बना के भेज दूंगा या रिकॉर्डिंग करके भेज दूंगा ताकि ज़रा आसान लफ्ज़ों में भी इसे समझ सको। नाउ लेट्स ट्राई एंड एंड द क्लास। आखिरी सवाल कर लेते हैं। When observed from a redshift from the galaxy X is smaller than the redshift from the galaxy Y, तो जिसमें ज्यादा रेड शिफ्ट आता है वो गैलेक्सी ज्यादा फास्ट मूव कर रही होती है, इसका मतलब वो हमसे ज्यादा दूर होती है, राइट। विच गैलेक्सी इज क्लोजर टू अर्थ एंड विच गैलेक्सी इज रिसीडिंग फ्रॉम द अर्थ फास्टर, जो जिसका रेड शिफ्ट ज्यादा है वो फास्टर भी मूव कर रही है और वो ज्यादा फर्दर भी है, ये स्लोअर भी मूव कर रही है और ये नियरर भी है। तो क्लोजर टू अर्थ में एक्स आ जाएगी और फास्टर के अंदर हमारे पास वाई आ जाएगी, तो हमारे पास आंसर 40 का बी होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 और एक वो जो डायफ्रैक्शन वाला क्वेश्चन था वो क्वेश्चन नंबर क्या था उसको हम थोड़ा सा रिव्यू कर लेंगे।
क्वेश्चन नंबर 39 इवेंचुअली समझ तो आ गया, मतलब हो तो गया, बट थोड़ा सा वर्किंग कॉन्वोल्यूटेड सी, सिंपल आसान वर्किंग होनी चाहिए ताकि हम सही टाइम पे इसको कर सकें। तो 25 और 39 को इंशाल्लाह एक दफ़ा दोबारा रिव्यू कर लें। ठीक है भाई, चलें, हाफिज़।